चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत। हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, बलकार सिंह जी। बलकार सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। बलकार सिंह जी, स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि इन 5 सालों में किस तरह से पुंडरी हलके का विकास हुआ है? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी के सभी दर्शक को प्रणाम करता हूं। और जहां तक आपने पुंडरी हलके की विकास की बात की है खुशबू जी, पिछले 10 साल में तो यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ हुई नहीं, बिल्कुल नील है यहाँ पे आज हरी जो पुंडरी हलका है। और वैसे तो मैं इसका कहूँगा कि 96 के बाद, 1996 के बाद पुंडरी हलका दिन पर दिन पिछड़ता जा रहा है जी। उसका कारण है कि राजनीतिक तौर पे ठीक से फैसले ना लेना। यहाँ 96 के बाद आज तक आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। और ये तो आप भी समझते हो और सब लोग समझते हैं कि जब किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ कोई नुमाइंदा चुन के जाता है तो उसमें विकास की राहें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा रास्ते खुलते हैं विकास के। आज़ाद उम्मीदवार कोई विधायक बन के जाता है किसी भी विधानसभा से, तो उसकी चांस की बात है कि गवर्नमेंट अगर अल्पत में है वो सरकार, तो उसको शक्ति मिल सकती है, ताकत मिल सकती है, पावर मिल सकती है उस विधायक को, तो कुछ हल्के का विकास हो सकता है। लेकिन 96 के बाद 1 या 2 मौका ही ऐसा आया है पुंडरी हलके के अंदर जो थोड़ी बहुत ताकत यहाँ के विधायक को मिली है, और उसकी वजह से वो उस ताकत का भी वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हलके के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। ये मेन कारण है कि यहाँ जो ये हलका पिछड़ता जा रहा है। विकास यहाँ बिल्कुल, मतलब मैं ये समझता हूँ कि भाई नाम मात्र का भी नहीं है। वैसे लोग देखो, नेता है, नेता अपनी तरफ से कहते हैं मैंने ये विकास करा दिया, वो विकास करा दिया, ये तो बोलता है, हर नेता कहता है कि मेरे से ज़्यादा विकास कोई करवा नहीं पाया। सरकार जिस तरह से पर्ची खर्ची की बात करती है सर, युवाओं को रोजगार देने के लिए कि युवा जो अब हैं बिना पर्ची खर्ची के नौकरी ले रहे हैं, क्या लगता है पुंडरी हलके में कुछ युवाओं को ऐसा है कि नौकरी मिली है सरकार की ओर से? बिना पर्ची खर्ची की जो बात है वो धरातल पर दिख रहा है। तो पिछले 10 साल में मुझे नहीं लगता कि पुंडरी हलके में कोई नौकरी मिली है, किसी को रोजगार मिला जी। और अगर किसी को कहीं मिल भी गया तो उन्हीं पे कोर्ट केस हुए हुए हैं। और अभी पिछले लंबे टाइम से तो ये पेपर लीक वाली एक ऐसी देश के अंदर चली है जी, व्यवस्था ऐसी चली है कि अब तो लगता ही नहीं कि युवाओं का अपना सारा भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है नौकरी के मामले में, सरकारी नौकरी के मामले में। अब जैसे चुनाव का वक्त आया है, 2 या 3 महीने बाकी हैं, तो आज कहते हैं हम इतनी पुलिस की नौकरियां निकाल रहे हैं, इतना ये निकाल रहे हैं। अभी चुनाव से 2 महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के 2 महीने पहले तो इन्होंने चेयरमैन नियुक्त किया है HSSC का। उससे पहले तो वो चेयरमैन भी नहीं था यहाँ पे। तो ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, सिर्फ एक लोगों का मन इधर से उधर करने वाली बात है, भटकाने वाली बात है। रोज़गार होता, अगर सरकार ने नौकरियां दी होती तो इतने हजारों की संख्या में हमारे इस इलाके के युवा, हमारे इस इलाके के नौजवान इस इलाके को छोड़ के विदेश की तरफ नहीं जाते। आप ये कह रहे हैं कि एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं को लेकर के। जिस तरह से हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ है, 5-5 सीटें दोनों पार्टी को मिली हैं। जनता के बीच में जा रहे थे तो जनता किन मुद्दों के साथ आपसे रूबरू हो रही थी? हम जनता के बीच में जब हमारे नेता, हम सब मिलके गए, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी गया, हम भी गए, नीचे से हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी गया, बड़े से बड़ा भी गया, तो लोगों के अंदर जाके जब बात आई, सबसे पहला जो मुद्दा था हमारे इस इलाके की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं इस इलाके से बिलोंग करता हूँ। किसानों को बड़ी भारी परेशानी रही है इस शासनकाल में, क्योंकि ये किसानों से संबंधित इलाका है हमारा पूरा। तो किसानों की बड़ी बेरुखी हुई है, उनकी तरफ से सरकार ने बिल्कुल एकदम से नजरें फेर ली। एक तो कारण यही था कि लोग जब हम चुनाव में गए थे तो सरकार से इस बात से बहुत परेशान थे। दूसरा मुद्दा था महंगाई का, कि हर दिन आज जो चीज़ आज 20 रुपए में मिलती है, अगले दिन कहीं जाते हैं लेने के लिए तो वो 22 रुपए जाके हो जाती है। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव में। ये तो जो चुनाव था इसमें कहीं ना कहीं
सरकार की जुमलेबाजी अभी तक पूरा नहीं समझ पाई, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जैसे जैसे चुनाव चलने के बाद जनता समझने लगी कि नहीं, ये सब गलत है, ये सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी ही करती है, और अब तो इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं था चुनाव में। जिस तरह से आपने दो चीज़ों का जिक्र किया है, वो दो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, किसान और महंगाई, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जिस तरह से पुंडरी हलके की बात करें, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, अगर कांग्रेस पार्टी आती है, वैसे तो यहाँ पर निर्दलियों का कब्जा होता है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो किसानों के लिए वो क्या खास होगा जो किसान जो हैं उनकी आय दोगुनी होगी, धरातल पर सारी चीज़ें उभर करके सामने आएंगी? सबसे पहले तो खुशबू ऐसा है कि जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं श्री राहुल जी, उनका विजन बड़ा क्लियर है युवाओं के बारे में और किसानों के बारे में। उनका किसानों के बारे में है कि एमएसपी को हम लेके आएंगे। दूसरा मुद्दा है उनका कि भी युवाओं को हम 1 वर्ष तक स्किल देंगे, और स्किल जब 1 वर्ष तक कोई युवा स्किल करेगा, उस स्किल के दौरान 8500 रुपये महीना यानी कि साल का 1 लाख रुपया हर युवा को मिलेगा स्किल के दौरान। उस 1 लाख रुपया जब उसको मिलेगा तो उसको स्किल के दौरान इस बात का विश्वास हो जाएगा कि अब मुझे आगे रोजगार भी मिलेगा इस स्किल से। तो ये दो मेन मुद्दे हैं, एक तो किसानों के एमएसपी का है, किसानों के लोन माफ़ी का है, और लोन माफ़ी का भी ऐसा सिस्टम रहेगा कि समय समय पे एक बार लोन माफ़ी ना करके समय समय पे किस किसान को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो समय समय पे उनके लोन माफ़ किए जाएंगे। तो ये दो मुद्दे मेन हैं। युवाओं के रोज़गार का एक रास्ता खुलेगा, दूसरा किसानों के एमएसपी और उनका, तीसरा हमारा है, तीसरा जो मुद्दा है कि भी युवाओं को रोज़गार का। जैसे हरियाणा प्रांत के अंदर 2 लाख नौकरियाँ आज बची हुई हैं। कल को हमारी सरकार बनती है विधानसभा में, हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, प्राथमिकता सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार युवाओं को मिले। सर, जिस तरह से आपने देखा किसान आंदोलन भी हुआ, कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका सदन में देखने को मिलता है विधानसभा में, उसको लेकर आपको क्या लगा कि किस तरह की राय होनी चाहिए थी? किसान जो बार बार सड़क पर उतर जा रहे हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अगर सत्ता में आती है तो? देखो, पीछे का अगर इतिहास उठा के देखते हैं कांग्रेस के शासन का, चाहे हरियाणा प्रांत का हो चाहे देश का हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ये कोशिश किया कि अगर देश का किसान खुशहाल रहेगा तो पूरा देश खुश रहेगा, क्योंकि 70% हिंदुस्तान के अंदर किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसान है चाहे किसान से जुड़ा हुआ लोग है। तो कांग्रेस का तो एक, जैसे ही प्रांत के अंदर हमारे हरियाणा प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है, किसानों को उसी दिन से ये लगना महसूस होने लग जाए कि आज किसान की सरकार आई है, उसका मनोबल बढ़ेगा, उसकी जो फसल है उसको सही तरीके से सरकार खरीदेगी या व्यापारियों को दिशा निर्देश देगी कि अच्छे तरीके से उसको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जब एमएसपी ही आ जाएगी तो उसके बाद तो फिर बहुत सी राह खुल जाएंगी किसान के लिए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हर मामले में इसी तरह विफल है। स्वच्छता अभियान इनका फेल हुआ, 15 लाख इनका फेल हुआ, काला धन इनका फेल हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका फेल हुआ, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देना इनका फेल हुआ। ऐसा कौन सा एक वादा है जो कह दे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमने ये पूरा किया है? तो ये तो सामने है सब आपके। कांग्रेस पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट भी दिया, चुनाव भी लड़वाया, कमी कहाँ रह गई? हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जब मुझे चुनाव लड़ाया गया मैं राजनीति से बहुत दूर था। सन 2000 में मैंने पुंडरी हलका से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और मुझे एक खिलाड़ी होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के नाते, मैं वॉलीबॉल का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, देश का प्रतिनिधित्व किया है, मैं कप्तान भी रहा हूँ भारतीय टीम का, एशिया के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रहे हैं। तो माधवराव सिंधिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो बहुत बड़े खेल प्रेमी थे, तो उनको लगा कि भी खिलाड़ी अगर राजनीति में आएंगे तभी ही देश के खेल का विकास होगा और तभी खिलाड़ियों को लाभ मिल पाएगा। उनकी ये देन थी कि उन्होंने मुझे यहाँ पुंडरी हलके के अंदर पार्टी का टिकट दे के प्रत्याशी बना दिया। ऐसे ही एक और खिलाड़ी को, कुलदीप पहलवान को, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, रोहतक जिला से बिलोंग करता था,
उनको भी एक टिकट दिया गया था। लेकिन राजनीति का ज्ञान ना होने की वजह से हमें यहाँ कामयाबी नहीं मिली 2000 में। उसके बाद से हम लगातार यहाँ अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई जो समीकरण की बात आती है। 2005 में हमें टिकट मिला नहीं, बहुत भारी मेहनत हमने यहाँ की थी कांग्रेस पार्टी के लिए। खिलाड़ी थे, जुनून था, ऐसा नहीं था कि हमें राजनीति में आए तो भी कामयाबी यहाँ भी मिलेगी। जुनून के साथ काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, हम जनता की बात पे पूरा नहीं उतर पाए। लेकिन अब इस बार हमें पूर्ण विश्वास है। एक तो कांग्रेस उस 2000 में कांग्रेस की पार्टी की पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि पुंडरी हलके की जनता का, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और यहाँ के सब लोकल नेताओं का हमें पूरा आशीर्वाद मिलेगा और हम विधानसभा में पहुँचेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि अगर पार्टी मौका देती है तो ज़रूर कुछ अच्छा काम होगा। विधायक बनते हैं तो पुंडरी हलके के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो प्रायोरिटी के तौर पर कराएंगे, बहुत ज़रूरी है उस काम को लेकर? सपना तो बहुत बड़ा है खुशबू जी, लेकिन देखते हैं कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे। मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है और मैं जिस दिन से राजनीति में आया हूँ, यहाँ कुछ अलग से करने की तमन्ना है। कितना कामयाब होते हैं तो परमात्मा जानता है, लेकिन दिन से और ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, हर जगह मेहनत करेंगे। मेरा सबसे पहला मुद्दा जो होता है, जब यहाँ मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, कहता हूँ, मैं हर इंसान को ये कहता हूँ, 36 बिरादरी के भाइयों को, कि मेरे यहाँ आपके मान सम्मान के बहुत भंडार मिलेंगे आपको, क्योंकि वो हर इंसान को चाहिए। काम तो हो सकता है कि मेरे हाथ से निकल के आपके हाथ में आ जाए, लेकिन मान सम्मान करना मेरा फर्ज है। उसमें किसी मुझे कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मान सम्मान बहुत करूंगा, गरीब का, अमीर का, 36 बिरादरी के भाइयों का। हर भाई को ये लगेगा कि यार आदमी ऐसा होना चाहिए, इसमें है कुछ जो इतना मान करता है। खेल और खिलाड़ियों को जिस तरह से सरकार बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन राशि बढ़ा रही है, क्या वो धरातल पर देखने को मिलता है या फिर सिर्फ कागजों में रह जाता है? जहां तक आपने सरकार की बात की, मुझे हमारा वक्त याद आता है। अभी भी सुविधाओं के मामले में हिंदुस्तान बहुत पीछे है, बहुत ज़रूरत है। इतनी ज़रूरत है कि भी अभी हम उसके बिल्कुल, हमने तो पहला कदम बढ़ाया है, हिंदुस्तान ने पहला कदम रखा है। ये जो खिलाड़ी, मैं कहता हूं कि जो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन के लिए भी जाता है, वो इतनी बड़ी बात है कि जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज खिलाड़ी को क्या देते हैं? यहाँ क्या करते हैं, नेशनल कैंप्स लगते हैं, फिक्स कर देते हैं कि 1000 रुपए की डाइट देनी है या 500 रुपए की डाइट देनी है, ये फिक्स करते हैं। अब हर खिलाड़ी का एक अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है। एक खिलाड़ी तो 1 गिलास दूध से सेटिस्फाई हो जाता है, एक खिलाड़ी हो सकता है कि 4 गिलास दूध से सेटिस्फेक्शन मिले उसकी बॉडी को एनर्जी मिले, लेकिन यहाँ तो फिक्स कर देते हैं। मैंने हिंदुस्तान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस 1 कप दूध के लिए वेटरों से पिटते हुए देखा है। क्या आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो इस बात को? नेशनल कैंप्स के अंदर अगर उन्होंने किसी वेटर से दोबारा ये कह दिया ना कि मुझे 1 गिलास दूध और चाहिए, और इतना बदतमीजी से बोलते हैं वेटर्स, हमने इस चीज को देखा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप दिल से सहयोग दीजिए यार खिलाड़ी को, उसको वाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी की सरकार थी 2000 से, मैं वहीं से शुरू करता हूं। उनके बेटे हैं अभय सिंह, वो खेल प्रेमी है, मुझे पता मैं कांग्रेस का हूं, वो INLD के हैं, लेकिन मुझे सच्चाई में कोई गुरेज नहीं। उन्होंने हरियाणा प्रांत के अंदर जब वो आए, उनकी सत्ता आई, तो उन्होंने बड़ा अच्छे से खेल को संभाला, काफी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो खुद वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। फिर जब उन्होंने कोई शुरुआत जब होती है, तो दूसरी कोई गवर्नमेंट आती है, वो भी उसमें कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ बढ़ावा दिया जाए। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी खेल प्रेमी थे, वो भी खेल को चाहने वाले थे, तो उन्होंने भी खिलाड़ियों की खेल की तरफ ध्यान दिया, अच्छी अच्छी नीतियां लागू करी, प्राइज मनी शुरू किया। ये प्राइज मनी शुरू हुआ था चौटाला सरकार में, INLD की सरकार में हुआ था, फिर उसको बढ़ाया आगे, और थोड़ा उसको बढ़ा के हमारी कांग्रेस की सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आगे किया।
फिर बीजेपी आई, कुछ इन्होंने बढ़ाया, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो सुविधा मिलनी चाहिए, ठीक है कि आज कोई बच्चा अपनी मेहनत से ओलंपिक में चला गया, आपने प्राइज मनी अनाउंस कर दिया, लेकिन जो कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें मजबूत रहेंगी वो पेड़ अच्छे से फले फूलेगा। तो यही बात खेल पे आती है। अगर हम स्कूल लेवल पे अच्छे से सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को तो वो जरूर आगे बढ़ेंगे। नई नई एकेडमीज खुलेंगी, स्टेडियम्स अच्छे हों, कोचेज अच्छे हों, तभी आगे बढ़ पाएगा। और बहुत दूर पहुंचना है। अभी कहते हैं कि 47 में हम यहाँ हो जाएंगे, लेकिन जो चल रहा है इससे कहीं नहीं जाने वाले, इससे तो 47 में बहुत नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए ये खेल की जो बात जहाँ तक आती, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के हर माता पिता से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को किसी ना किसी खेल के अंदर जरूर डालें, क्योंकि जो आज की जो व्यवस्था है, आज का जो हेल्थ का सिस्टम है जो वो बहुत चरमराया हुआ है। आज हर बच्चा अनहेल्दी है। अगर उसको आप किसी ना किसी खेल के अंदर डालेंगे तो ना तो आपको डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी और उस बच्चे के अंदर, क्योंकि खेल बहुत सी बातें सिखाता है, अनुशासन में रहना सिखाता है, और जिस चीज़ में ताकत ज़्यादा होती है, जो अथाह ताकत वाला आदमी होता है, उसमें संतोष भी होता है, सहन शक्ति भी ज़्यादा होती है, तो वो जीवन में हर जगह सफल रहता है। द्वेष भावना नहीं होती। जब आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप किसी से द्वेष नहीं करोगे। तो ये प्रार्थना है मेरी हर नागरिक से हिंदुस्तान के कि अपने बच्चों को खेल में जरूर डालें, और जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, आप भी कभी मौका मिले तो आप भी जरूर करना इस बार। सर, कांग्रेस के सांसद कुमारी सैलजा जन संदेश यात्रा लेकर अभी जनता के बीच में रूबरू हो रही हैं। विधानसभा में इसका कितना इम्पैक्ट? पूरा इम्पैक्ट आएगा। जैसे आप देखिए, संदेश यात्रा सैलजा जी ने शुरू जी, उस दिन से लोकसभा में हमारे को काफ़ी समर्थन मिला। 5 सीटें हमने जीती, पिछली बार हम 0 पे थे, इस बार 5 सीटें हम जीती। 1-2 सीटें और हम जीत सकते थे, किसी न किसी कारण से नहीं जीत पाए। और आज जिस तरह से अब उन्होंने दोबारा से अपनी इसको कंटिन्यू किया है संदेश यात्रा को, क्योंकि उस टाइम कुछ इलाके हमारे रह गए थे, तो लोकसभा का चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, तो फिर उस टाइम ये अनाउंस किया गया था कि भाई विधानसभा चुनाव के लिए फिर से संदेश यात्रा। और आज जहाँ भी कुमारी सैलजा जी जाती है, बड़ा भारी जन समर्थन उनके साथ होता है। उनको एक कदम आगे बढ़ाने तक की भी जगह नहीं मिल पाती, इतनी भारी भीड़ उनके साथ चलती है। तो हमारे को इस कुमारी सैलजा जी की इसका कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को बहुत भारी लाभ मिलेगा इस संदेश यात्रा। जिस तरह से सर आपने देखा कि दल बदल की राजनीति पिछले दिनों से खूब देखी गई, लोकसभा का चुनाव रहा, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आपकी पार्टी की बड़ी नेता, बड़ी नेत्री पार्टी छोड़कर चली गई, इसका भी कुछ असर दिखाई देगा विधानसभा में? ऐसे तो देखिए खुशबू, ये सवाल मेरे लेवल का नहीं है, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ विधानसभा स्तर की राजनीति कर रहा हूँ। विधायक बन जाता, कहीं स्टेट में मंत्री बन जाता, तो शायद आपके सवाल का मैं बहुत अच्छे से जवाब दे पाता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि परिवार से कोई भी सदस्य जाता है, किसी भी स्तर का जाता है, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, चाहे बड़े से बड़े नेता, तो नुकसान तो होता है। ये तो आपको भी पता है, क्योंकि पार्टी एक परिवार है। परिवार में से अगर एक कड़ी कम होती है तो नुकसान होता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी ने आज डोर संभाली हुई है पार्टी की, तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी सिपाही, कोई भी कार्यकर्ता इस पार्टी को छोड़ के जाएगा। इस बार के विधानसभा में क्या माने सर, कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होगी या जो अन्य दल हैं जेजेपी, INLD, वो भी टक्कर में रहेंगे इस बार? खुशबू, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता ये बात कि दूसरी पार्टियों का क्या है, ये जनता की आवाज़ है। दूसरी पार्टी का कोई नेता ये ना समझे कि बलकार हमें कम आंकड़ा है, भैया हमारे कुछ समझता नहीं है। जनता की आवाज़ है कि या सिर्फ, वैसे तो कांग्रेस का ही नाम ले रहे हैं। आज हम जिस आदमी से भी मिलते हैं, हल्के में जाते हैं, हमसे सिर्फ एक ही डिमांड की जाती है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी का टिकट ले आना, बाकी काम हमारा है। तो लेकिन अगर कहीं फाइट में कहीं भी आएगा, 10 सीटों पे आए, 15 पे आए, 5 पे आए, तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही रहेगा, बाकी नहीं होगा कुछ।
हरियाणा सरकार जिस तरह से अपने पोर्टल की तारीफ करती है, कहती है कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए काम आसान हो गया है क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है, आखिरकार क्यों? देखिए, जो पोर्टल की बात है जी। अभी तक हम लोग इतने व्यवस्थित नहीं हुए हैं। जी। अभी तक हम पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। अब जिस आदमी को एक अक्षर नहीं आता, वो एक कहावत है ना पुराने बुजुर्गों की, काला अक्षर भैंस बराबर, तो उनको वो पोर्टल इतनी बड़ी दुकान लगती है कि भी हम उसको कैसे करें, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वो, अब घर से निकलते हैं, जब किसी से वो सलाह मांगते हैं या कुछ वो मांगता है कि हमारा ये काम करवा दो, तो वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि उनको खुद को ज्ञान है नहीं उस चीज़ के बारे में, खुद वो चलाना जानते नहीं किसी चीज़ को। तो अभी ये भारतीय जनता पार्टी ने इस सिस्टम को लागू करने में जल्दी किया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा पूरा, आज जब भी जाता है कोई आदमी, सुबह से शाम तक कहते हैं सर्वर डाउन है, सारा दिन बैठ के आ जाता है। एक गरीब आदमी पुंडरी से उठ के कैथल पहुंचता है, 100-200 रुपये का तेल फूकता है, ख़राब करता है, या किसी बस में बैठ के जाता है, किसी में भी जाता है, और फिर उसको बैरंग अपने घर वापस होना जाए तो वो बड़ा मुश्किल है। तो अभी ये जल्दबाजी थी, बिना किसी सिस्टम के, सिर्फ अपना एक नाम करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के समय में पोर्टल लागू हुआ, ये दिखाने के लिए सिर्फ कर दिया, जबकि इससे आज जनता को बड़ी भारी परेशानी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, पोर्टल तो पहले दिन से ख़त्म होगा, लगेगा 10 साल बाद देखेंगे। हाल ही में आम बजट पेश हुआ है, हरियाणा के लिए कितना कुछ उसमें आप तलाशते हैं कि क्या कुछ मिला और क्या कमी रह गई? मुझे तो लगता नहीं कि 10 साल में हरियाणा को कुछ मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, बल्कि कुछ ना कुछ लिया है केंद्र में कांग्रेस के, यहाँ हरियाणा प्रांत से। तो बिल्कुल यहाँ जो सड़कें भी बनी हुई हैं, जो 1-2 हाईवे तो निकला है, बाकी जो आम लोकल गांव की सड़कें हैं उनका तो बुरा हाल है। आप ये देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब सरकार से गए 2014 के अंदर, मात्र 75,000 करोड़ का कर्जा था, 75,000 करोड़ रुपया कर्ज था हरियाणा प्रांत के ऊपर, और आज वो बढ़ के 3.5 लाख करोड़ हो गया। आप ये देखिए कि ये जो 2.25 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है, क्या 2.25 लाख करोड़ का काम दिखाई देता है पुराना हरियाणा प्रांत के अंदर? मुझे तो दिखाई नहीं देता। फिर हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा है, हर महंगाई बढ़ी है, तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि विकास होना चाहिए, धरातल पर सभी चीज़ों को देखना चाहिए। विधानसभा चुनाव के लिए कितना तैयार हैं आप? विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी है हमारी, पूरी तैयारी है कि भाई विधानसभा का चुनाव आएगा, पर प्रांत के अंदर सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। और मैं ये तो नहीं कहता नेताओं वाली भाषा में कि गंगा बहा देंगे विकास के, लेकिन लोगों को महसूस करा देंगे कि काम ऐसे होता है, ये विकास की बात है। तो जहाँ तक बात आती है कि पुंडरी हल्के की, तो मैं बात कर ही रहा हूँ आपसे कि यहाँ जितनी भी कमियाँ हैं मैंने जो महसूस की हैं, आज राजनीति के अंदर क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने जात बिरादरी को भी बड़ा बढ़ावा दिया है, जबकि हमारी कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं था। वहाँ 36 बिरादरी को देखते थे, और उसमें एक खास बात थी, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हर वर्ग को कुछ ना कुछ दे के चलती थी, कर्मचारियों को भी कुछ ना कुछ लाभ मिले, भी किसी एक आदमी को, किसी एक पूंजीपति को ना दे के सबको थोड़ा थोड़ा मिले, ताकि हर आदमी अपने आप में व्यस्त रहे और अपना आगे बढ़ने की उसकी चेष्टा बनी रहे। बहुत शुक्रिया सर, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं बलकार सिंह जी। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत किया है। इन्होंने आशा व्यक्त किया है कि अगर पार्टी भरोसा जाहिर करती है, टिकट मिलती है, तो इस हल्के के लिए बहुत सारा विकास होगा। नमस्कार। चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश।